हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पेट 2023 के जीके एंड जीएस वाले खंड से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस या मॉडल पेपर 47 आज हम लोग देखेंगे। जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्ता आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो गर्ता आवास के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो बुर्ज होम से। यानी बुर्ज होम से क्या है, गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगर वर्तमान में इसकी लोकेशन देखा जाए तो वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है? जेके में, यानी जम्मू और कश्मीर में यह स्थल पाया जाता है। मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यानी सबसे प्राचीनतम जो है कृषि के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं साक्ष्य? यानी मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि 7000 बीसी के आसपास, यानी 7000 बीसी के आसपास यहाँ कृषि होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और गर्तावास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम से। वर्तमान में बुर्ज होम कहाँ पे है? तो जेके में। बुर्ज होम से एक और महत्वपूर्ण क्या है, वो होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। यहीं पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद उपस्थित थे? यानी भौतिक गौतम बुद्ध के जीवन काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो हमें बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय पुस्तक से प्राप्त होता है कि वर्तमान में कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 महाजनपद। यानी 16 महाजनपद जो थे गौतम बुद्ध के जीवन काल में उपस्थित थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश में केवल, यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, केवल उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 महाजनपद अकेले स्थित थे। यानी इन 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक अख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो जो अल्तूनिया था वह बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था और इसी कारण उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। और इसी विद्रोह को जब रजिया सुल्तान जो है दबाने के लिए जाती हैं तो अल्तूनिया के द्वारा क्या होता है? उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और भटिंडा के किला मुबारक में उसे क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। किसमें कैद किया जाता है? तो भटिंडा के किला मुबारक में। ये भी कहा जाता है कि जब अल्तूनिया अपनी पराजय देख लेती हैं और उन्हें कैद किले में कैद कर दिया जाता है तो सुल्तान रजिया जो हैं या रजिया सुल्तान जो हैं वह क्या करती हैं? अल्तूनिया के साथ निकाह कर लेती हैं, यानी शादी कर लेती हैं। ठीक है, कहाँ कैद करता है? तो भटिंडा के किले मुबारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो अगर हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बात करें तो दिल्ली के जो सल्तनत सुल्तान था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद ही बिन तुगलक था। यह क्या करता था? नए नए प्रयोग किया करता था। इसने 5 ऐसे नए प्रयोग किए थे, जिनमें से एक था दीवाने अमीर कोही की स्थापना, या एक विभाग था। इसके तहत क्या था? एक 5 एकड़ की जमीन ली गई थी, उस पर कृषि के नए नए प्रयोग किए जाते थे। तो इस डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? यानी आपको देखना है पूर्व घटी थी, यानी पहले की बात नहीं कर रहा है। तो कौन सी घटना पूर्व में घटी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर देना। कि उस समय जब पुणे में प्लेग फैला हुआ था तो वहां का जो कमिश्नर था वह इसके लिए कुछ न किया था, और इसी से नाराज होकर चाबेकर बंधुओं द्वारा इस कमिश्नर की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो आपका राइट क्या होगा आंसर? चापेकर बंधुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? तो 1897 ईस्वी में। 1897
ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में होता है और जलियांवाला अगर बात की करें तो यह 1919 की घटना है। 1919 की घटना है। काकोरी कांड की अगर हम लोग बात करें तो काकोरी कांड कब की है? यह काकोरी कांड 1925 में घटना घटी हुई थी और चौरी चौरा तो है 1922 में, यानी 1922 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1900 पूर्व यानी पहले कौन घटी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस, कौन सा दिवस राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? यानी आपसे जानना चाहता है कि कब आयोजित किया गया था। तो यह घटना जो थी, राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है, यह 6 अप्रैल 1919 को, यानी 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय अपमान के दिवस में। क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसको बिना दलील, बिना मुकदमा का एक्ट कहा जाता था। यानी ब्रिटिश सरकार जो है, अगर किसी पर भी शक के आधार पर उससे क्या कर सकती थी? जेल में बंद कर सकती थी। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारियों ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर, यानी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था उधम सिंह, यानी उधम सिंह के द्वारा क्या थी, ये जो जबलिया बाग के जिम्मेदार थे माइकल ओ डायर की हत्या कहाँ कर दी जाती है? ब्रिटेन में। किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो मतलब कौन ट्रेन डकैती के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो भगत सिंह उस समय क्या थे? इस घटना के साथ के लिए जिम्मेदार नहीं थे। यानी भगत सिंह जो थे, वर्तमान में जो काकोरी ट्रेन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यानी काकोरी ट्रेन एक्शन के जो जिम्मेदार थे, राजेंद्र प्रसाद राहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी क्या थे? काकोरी ट्रेन एक्शन डे के जिम्मेदार थे, जिसमें भगत सिंह का रोल कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? यानी नील की खेती के लिए जब अंग्रेजों वहां के किस चंपारण के किसानों को परेशान कर रहे थे और उनकी कुल खेती का कितना करवा रहे थे? 1/3। यानी जो उनकी कुल खेती थी उनका 1/3 क्या भाग था? नील की खेती करना था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 3 कठिया। 3 कठिया कहा जाता था। अगर इसको हम बटम करें तो 3/20, यानी 3/20 खेती पर क्या करवाते थे? नील खेती करवाते थे। और इसी को कहा गया 3 कठिया पद्धति कहा गया। और इसी को लेकर महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया जाता है। और यह कब किया जाता है? तो 1917 में। कब किया जाता है? तो 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो यह किस वर्ष किया था? तो 1918 में। यानी 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा जो सूती मिल श्रमिकों को बोनस, यानी सूती मिल श्रमिकों का कहना था कि जो उनको बोनस मिल रहा था वह बोनस कंटिन्यू यानी लगातार रखा जाए। और वह 35% बोनस की मांग कर रहे थे। कितने परसेंट की मांग कर रहे थे? 35% बोनस की मांग कर रहे थे। और इसे मिल मालिक देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ क्या करते हैं? सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। कब? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा किस देश नहीं गुजरती है? तो अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो भूमध्य
रेखा है वह 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन इन 13 देशों में कौन सा नहीं है? बाईलैंड। बाईलैंड जो है इन 13 देशों में नहीं है। गैबन, युगांडा, इंडोनेशिया क्या है? भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी भारत देश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितना? 4096.7 किलोमीटर सीमा क्या करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कभी कभी सेकंड पोजीशन पूछ लेता है, तो सेकंड पोजीशन चीन के साथ लगती है। और इसके साथ सीमा कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर। यानी 3488 किलोमीटर जो है या चीन के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और सेकंड पोजीशन के साथ किसकी लगती है? तो चीन के साथ सेकंड पोजीशन में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही थोड़ा सा एक और बात कर लें, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। यानी अफगानिस अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर क्या है? अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। कुल 106 किलोमीटर के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, जो धौलागिरी है इसी को संस्कृत भाषा में धवल कहा जाता है। इसी को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? धवल कहा जाता है। और इसी धवल का जो अर्थ होता है क्या होता है? श्वेत होता है। तो इसी कारण धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह कब की गई थी? तो सन 2002 में की गई थी। तो सन 2002 में की गई थी। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर मान लेते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। यानी कौन सा ऐसा वन था जिसको पुनर्जीवित करने में पश्चिमी बंगाल सरकार ने 1972 में इसको स्वीकार किया था? तो वह कौन से थी? तो साल साल का वृक्ष था। इसको पुनर्जीवित करने में पश्चिमी बंगाल सरकार क्या थी? असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल की बात करें तो बेसल एक मानक होता है। और यह कौन सा मानक होता है? तो इसमें क्या होता है? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरण की बात की जाती है। यानी एक तरह से कहा जाए तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमांतर पर स्थानांतरण की बात की जाती है बेसल प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु मुख्यालय की देश में है। तो या अगर हम लोगों को ढूंढा जाए तो कहाँ मिलेगा? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? तो इनमें से कौन सा पादप है जो विलुप्त होने के कगार पर है? तो हेलियंथस एनुअल्स एलियंथस एलुअंस जो है या विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि यह इंग्लिश में नाम दिया गया। इसी को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं? सूरमुखी कहते हैं। सूरमुखी कहते हैं। सूरमुखी पौधा जो है इसका जो आयल होता है यह काफी स्वादिष्ट होता है, यह खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सूरमुखी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तटीय दक्षिणी तट पर स्थित है? यानी कौन सा है लाओ वन्यजीव अभ्यारण्य? तो लाओ वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। अगर राज्य पूछ लेगा आपसे तो असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। और नदी पूछ रहा तो ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वर्तमान में यह श्रीनगर में स्थित है। अगर श्रीनगर की बात कर दी गई तो मान लेते हैं ये जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहलाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।